गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी केमिस्ट्री क्लास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विशेष रूप से डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रोल है, उनकी स्टेबिलिटीज़ क्या हैं अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली इन रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर किस तरह से वेरिएशन होता है, वेरिएशन के रीजन क्या, उन सब चीज़ों के ऊपर हमने एक डिस्कशन किया था। आज हम कुछ दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उनको डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी कॉमन सी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ बची हुई हमारे पास में। पहला हम ले लेते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी को। कैटालिटिक प्रॉपर्टी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसके अंदर वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैन यू रिमेंबर सम ऑफ देम? आप अगर ध्यान करें तो आपको कुछ एक जो ऑलरेडी आपने पी ब्लॉक वगैरह में पढ़े हैं या पीछे कहीं पर पढ़े हैं वहाँ से आपको कुछ एक ध्यान आ जाएंगे। चलिए हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ कहाँ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये एग्जाम्पल्स हैं जो हम ले रहे हैं वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें आपको पता है कि रेनी निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम जो इनका इस्तेमाल जो है वो इसके लिए किया जाता है। इसी प्रकार से जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, अधिकतर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम जो है उसका इस्तेमाल हम एज ए कैटलिस्ट करते हैं। इसी प्रकार से अपने अमोनिया प्रिपरेशन यानी हैबर्स प्रोसेस, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं रेनी निकिल या प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। हैबर प्रोसेस के अंदर आयरन जो है उसको हम इस्तेमाल एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल एज ए प्रमोटर करते हैं। यहाँ पर भी हो गया। इसी प्रकार से ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, मैं यहाँ पर इनकी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ कोई भी, जस्ट हमें एक आइडिया चाहिए। जब ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करते हैं तो वहाँ पर प्लेटिनम का इस्तेमाल एज कैटलिस्ट करते हैं। इसी तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस में के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 एज कैटलिस्ट। ये कुछ एक एग्जांपल है जहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं कि कैटलिस्ट का काम करते, क्वेश्चन मेनली क्या है कि ये कैटलिस्ट के रूप में वर्क क्यों करते हैं। भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट। अब हम मेनली जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं रीजन। ये तो हो गए इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ वी कम टू द रीजन व्हाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स। रीजन्स क्या हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं ये। उसका पहला कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जो इनकी डी ऑर्बिटल्स है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, जो इसमें हेल्प करती है। जहाँ पर एक टेम्परेरीली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके साथ में डी ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बाइंड हो सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसकी वो काफ़ी हेल्पफुल है।
इनके ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को शो करने में। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड इन वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकी चेंज हो सकती है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऐसे के में जो एक मेटल का कंपाउंड है वो किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेता है। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, V2O5 प्लस SO2। व्हाट हैपन्स हियर, इट चेंजेस इनटू V2O4 प्लस SO3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका है +5, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में इसने अपने ऑक्साइड्स बना लिए। अब ये जो ऑक्साइड है V2O4 ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, स्टेबल नहीं रहेगा। अब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, जो हम ऑक्सीजन इसमें से पास कराएंगे, एंड इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू V2O5। फिर दोबारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। सो मीन्स अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है। सो इट विल बी 2 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे को। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स। अब यहाँ पर देखिए इससे सॉरी V2O4 आएगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, V2O5 से V2O5 भी कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में क्या बचा हमारे पास, 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3। तो एक्चुअल में रिएक्शन SO2 और ऑक्सीजन के बीच में हो, इसने केवल कैटलाइज किया, एज इट इज़ यूज हो गया। सो एक ये कारण है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बना करके ये हेल्प करता है। तीसरा जो इसका रीज़न है वो है कि एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और इसके अंदर जो फ्री वैलेंसीज हैं वो इसके अंदर हेल्प करती हैं। प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया एंड फ्री वैलेंसीज on its surface to adsorb the reactant molecules। फ्री वैलेंसीज की वजह से और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से आसानी से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। कैटलिस्ट जितना ज़्यादा पोरस होता है या पाउडर्ड स्टेट में है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये रीजन्स है जिसकी वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। Formation of colored ions या compounds, ऐसा क्यों है, ये कलर्ड क्यों बनाते हैं। पहले इसको बहुत सिंपल सी टर्म में हम समझते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbitals in the ground state or in their common oxidation states। so इसका मतलब है कि जो d ऑर्बिटल है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये हमारे पास 5 d ऑर्बिटल हो गई। ग्राउंड स्टेट में सारी की सारी ऑर्बिटल क्या होती है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं।
अब जैसे ही कोई लिगेंड इनके नज़दीक आने की चेष्टा करता है, नज़दीक आता है, तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो डी ऑर्बिटल की शेप है वो एक स्पेसिफिक शेप है। डी ऑर्बिटल के शेप्स के बारे में, उनके नाम के बारे में आप जानते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनमें से ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनकी जो लोब हैं, ऑर्बिटल्स के लोब हैं, दे आर नॉट अलोंग द एक्सिस बट दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस के बीच में है, यहाँ वाई जेड में है, यहाँ एक्स जेड में है। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हैं और यहाँ पर केवल जेड एक्सिस के अलोंग हैं। सो व्हाट हैपन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो लिगेंड आ रहा है, हमने ये माने कि एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स या वाई या जेड किसी भी एक्सिस से आता है तो इनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। इनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है क्योंकि ये ऑर्बिटल्स जो है वो बीच में प्रेजेंट है और वो बीच में आ रहा है। इसको ऐसे देखिए कि ये सपोज करिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स नेगेटिव नाम का कोई जो लिगेंड है वो इधर से आता है, सो इन ऑर्बिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, इनको बहुत ज़्यादा रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ेगा यहाँ से इस कम जो लिगेंड आ रहा है यहाँ के ऊपर। लेकिन अगर यही लोब मैं मानता हूँ कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस इस प्रकार से प्रेजेंट है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब अगर कोई लिगेंड अलोंग द एक्स एक्सिस आता है या अलोंग द वाई एक्सिस इधर से आता है तो क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको रिपेल करेंगे, इधर से आएगा तो ये रिपेल करेंगे, तो रिपल्सन हाई होगा। रिपल्सन हाई मीन्स दे आर रेज्ड इन एनर्जी। सो होता क्या है, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, देयर डी ऑर्बिटल जो कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू 2 एनर्जी स्टेट्स। जो 3 ये ऑर्बिटल्स हैं वो डिपेंड करेगा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, उसको हम मेनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिक जो बात है वो केवल इतनी सी आपको ध्यान रखनी है कि 2 लेवल बन गए। जो लो एनर्जी ऑर्बिटल इनको हम T2G कहेंगे और हाई एनर्जी को EG ऑर्बिटल कहेंगे। यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ऑक्टाहेड्रल जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होंगे बाद में इसमें फिल होंगे, और ये जो एनर्जी गैप है इट इज़ इन विजिबल रीजन। इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू विजिबल रेडिएशंस। जो विजिबल रेडिएशंस हैं उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं इसकी जो एनर्जी है। अब इसका नतीजा क्या होगा कि जब, क्योंकि ये स्प्लिट हो चुकी हैं ऑर्बिटल्स, जब लिगेंड इसके नज़दीक आ रहा है तो क्योंकि आयन भी तभी बनेगा जब कोई लिगेंड आएगा, इसको जब रिएक्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। अब ऐसी कंडीशन में जब विजिबल रेडिएशंस इसके ऊपर पड़ती हैं तो देयर इलेक्ट्रॉन गेट्स जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, विजिबल रीजन में है तो आसानी से यहाँ से जंप कर जाएंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ पर जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है उसकी से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये डिफरेंस, और रेड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। अगर रेड एब्जॉर्ब हो गया है तो इसका मतलब जो मेन कलर यहाँ पर बचता है वो है ब्लू ग्रीन कलर। तो इसलिए अब जो क्रिस्टल है यानी कि वो जो कंपाउंड है, आयन है, उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, उसका जो रेड का जो कॉम्प्लीमेंट यानी कि रेड को एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो बचा उन सबको मिक्स करने पर जो कलर बनेगा दैट इज़ ब्लूइश ग्रीनिश सा कलर जो है वो हमें दिखाई देगा। इसके विपरीत अगर इस रीजन को एब्जॉर्ब करता है तो कलर जो है वो कैसा दिखाई देगा, येलोइश, रेडिश या पिंक, ऑरेंज, इस प्रकार के कलर के क्रिस्टल्स हमें दिखाई देते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। एक डी ऑर्बिटल से यानी लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी, यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम T2G टू EG
इट इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ यानी कि मूवमेंट हुआ है। एंड एज ए रिजल्ट सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द विजिबल रीजन हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी मिक्स अप, मीन्स द रेस्ट ऑफ द रेडिएशंस गेट मिक्सड अप एंड गिव ए पर्टिकुलर color to the compounds. So that's why colored compounds are formed. So ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो केवल एक सिंपल सा आंसर है, एक 2 वर्ड का आंसर है, डी डी ट्रांजिशन ही इसका मेन आंसर है। बस केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डी डी ट्रांजिशन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Why they form complexes? Formation of complexes. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं इसको समझने के लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं। FeCN6 3 पॉजिटिव ये मान लीजिए मैंने कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर जो 3 नेगेटिव। चलिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सो आयरन का हमें नहीं पता यहाँ पे, इसका हमने x मान लिया। Cn का -1 है, सो प्लस में हो गया माइनस का 6 इज इक्वल टू -3। सो x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। इसका मतलब जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब हम इसका ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं Fe का। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं तो क्या आता है 4s2, 26 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 18 + 8 26, तो 2 यहाँ पे चले गए, बचे 6, तो 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑर्बिटल के अंदर अगर हम दिखाते हैं तो ये हो गया हमारी 4s ऑर्बिटल और ये हो गई हमारी d ऑर्बिटल। यहाँ पे 2, यहाँ पर एक d ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर आप Fe3 पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से जा चुके हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा F2 ये निकल जाएंगे, एक इसमें से माइनस हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3d5 बचा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, मैं अब d को आगे ले लेता हूँ क्योंकि 4 तो ख़त्म ही हो चुका है। ये हो गया हमारा, और s भी चलिए लगा देते हैं, ये 4s। ये हमारा है 3d और ये हमारे पास है 4s। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या बचा है 1 1 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बचा और s वैकेंट है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर होता क्या है कि जब Cn नेगेटिव इसके पास आता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब ये इसके नज़दीक आएगा तो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का मतलब है जैसे अभी हमने ये ऊपर डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से स्प्लिटिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ पर फिल हो जाएंगे। हाई एनर्जी ऑर्बिटल हमारे पास एज इट इज़ बच गई। सो 6 हैं तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पर, जो इसके पास होनी चाहिए ताकि इसको अकोमोडेट कर सकें। सो चलिए मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई और एक यहाँ पर बच गया हमारे पास। नाउ व्हाट हैपन्स, अब जो साइनाइड है अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डाल देगा, एक यहाँ 3 हो गए, और 3 और चाहिए, तो यहाँ पर जो 4p ऑर्बिटल है वो भी पूरी वैकेंट ही है।
तो इस प्रकार से जो डी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इनके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इसकी वजह से जो लिगेंड्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर डोनेट करके इन वैकेंट ऑर्बिटल में इसके साथ आसानी से लिगेट हो सकता है, जुड़ सकता है, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग ऑप्शन, अगर Fe2 लें तो यहाँ पर 6 होंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो रीजन है वो क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इट कैन accommodates the unshared pair of electrons, a lone pair of the electrons of the ligands into its vacant orbitals, and as a result it can form complexes, क्योंकि एक्सटेंड कर सकता है, इसके पास इस प्रकार की चांसेज है, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑलरेडी। सो 4s नॉर्मली जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं इनकी, तो 4s वैकेंट हो चुकी होती है, तो एक तो ये है ही है, उस 4s है तो इसका मतलब 4p भी साथ में प्रेजेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, तो ये 4 ऑर्बिटल तो ऑलरेडी है, बाकी ऑर्बिटल वो यहाँ से लेता है अपना डी ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, या ऑलरेडी इसमें वैकेंट ऑर्बिटल हैं, और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स आसानी से बना सकता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का। अब अगर इसको हम एक रीजन के रूप में डिफ़ाइन करें कि कॉम्प्लेक्सिस क्यों बना रहा है ये, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसका कारण क्या है? पहली चीज़ तो यह है कंपैरेटिवली स्मॉल साइज। इसका क्या योगदान है? इसका योगदान यह है कि स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। सो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज इसमें हेल्प करता है, जिससे कि ये जो लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं हाई आयोनिक चार्ज। आप देखते हैं कि इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2 से स्टार्ट होती है, +2 +3, कुछ एक में जो है वो 7 तक जाती है मैग्नीज में, जैसा कि सो दे आर हैविंग हाई आयोनिक चार्ज, और साइज ऑलरेडी स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो। जो चार्ज टू रेडियस रेशियो है वो काफ़ी हाई रहेगा। दूसरा कारण हम ये ले सकते हैं। और तीसरा कारण क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल्स, या ये लिख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर डी ऑर्बिटल या कह लीजिए कि वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से आसानी से लिगेंड्स को अकोमोडेट कर सकता है और कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो बच्चों, पहले तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है? नाम आपने सॉलिड स्टेट जब हमने स्टडी किया तो वहाँ पर एक टर्म आई थी इंटरस्टिशियल साइट्स, लैटिस साइट एंड इंटरस्टिशियल साइट्स। सो जब लैटिस बनता है, ये सपोज करिए कि पार्टिकल्स हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो यहाँ पर ये जो स्पेस बचता है हमारे पास में, ये जो खाली जगह बची हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट्स के नाम से जानते हैं, होल भी कह देते हैं इनको। अब क्योंकि इनका साइज जो है मॉडरेट है, ना तो बहुत लार्ज है ना ही बहुत स्मॉल साइज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, लेकिन हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? बहुत छोटे छोटे हैं, इनका साइज़ काफ़ी इनसे कंपेरिजन में बहुत लार्ज है। सो दे कैन बी इजीली अकोमोडेटेड इन देयर इंटरस्टिशियल साइट। इनका साइज इतना छोटा है कि वो आसानी से यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं।
इनके अंदर ये जो स्मॉल साइज के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इन सबको क्या कर सकता है, आसानी से यहाँ पर अकोमोडेट कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। और इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने का कारण क्या है, क्लियर हो गया आपको। द स्मॉल साइज एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन can easily be accommodated in the interstitial sites in the lattice of transition elements and hence they form interstitial compound. These compounds are non-stoichiometric compound है ये। मीन्स यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है रेशियो। जो ट्रांजिशन मेटल है और जो दूसरे जो एटम जो इसके साथ में आकर के जुड़े हैं वो बिल्कुल फिक्स ऐसा नहीं है, एक एवरेज सा रहता है, अप्रोक्सीमेट रहती है। जैसे कि अगर हम वेनेडियम के साथ करें तो वेनेडियम के लैटिस में जो हाइड्रोजन है लगभग इसकी जो रेशो है वो है 1:0.56, यानी कि 100:56 की रेशो में रहता है। इसी प्रकार से TI के अंदर करते हैं TiH, इसके अंदर जो H है वो 1.7 है एवरेज। वैसे हम क्या शो करते हैं 1.5 to 2 शो करते हैं इसको, तो एवरेज निकालते हैं तो लगभग ये 1.7 के आसपास आता है। इसी प्रकार से Fe3C सीमेंटाइट जो कि स्टील के अंदर प्रेजेंट है। स्टील जो है वो में कार्बन ट्रैप हो जाता है आयरन के लैटिस में, दैट फॉर्म द स्टील, सीमेंटाइट भी कहते हैं इसको। सो दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो दैट इज द अबाउट फॉर्मेशन। वंस अगेन लेट अस टेक, क्यों बनता है लैटिस साइट के अंदर जब स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ट्रैप हो जाते हैं तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नाउ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्या इनके एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। पहली चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इनकी। जनरली क्या होता है, दीज आर हार्डर देन ट्रांजिशन मेटल। जिस ट्रांजिशन मेटल का इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसकी तुलना में कंपैरेटिवली ये हार्ड होते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टील का। आयरन के अंदर जब कार्बन इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है तो वो स्टील बनाता है, और स्टील इज हार्डर देन द नॉर्मल आयरन। दूसरा आप ले सकते हैं इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका वो हाई रहेगा। तीसरा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इनकी कंपैरेटिवली पुअर होगी, दे आर द पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कोई बहुत बढ़िया कंडक्टर नहीं होंगे। और चौथा है लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी, they are not as much reactive as the transition element itself. So ये कुछ एक इनकी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बचती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अलाय। फॉर्मेशन ऑफ अलाय, व्हाट इज अलाय? Alloy is homogeneous mixture मेटल्स का या मेटल नॉन मेटल्स जो है उनका होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम क्या कहते हैं, अलाय। फॉर एग्जांपल स्टील,
एलॉय है ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूराल्यूमिन, इस प्रकार से बहुत से हैं जिनको हम एलॉय के रूप में जानते हैं और डे टू डे लाइफ में हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो अधिकतर जब आप एलॉय देखेंगे तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं जिनके अंदर नॉर्मली आयरन, कॉपर जो है इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। आयरन है, कॉपर है, जिंक है, इनसे ज़्यादातर एलॉय बनते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि एलॉय क्यों बनाते हैं। अब इसको भी फिर उसी प्रकार से समझते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस के अंदर। अब अगर मैं एलॉय बनाना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि इस लैटिस में से कुछ एटम्स को एक पर्टिकुलर मेटल है, सपोज कर लीजिए कि ये कॉपर है और मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ जिंक। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें से कुछ कॉपर के एटम्स को रिप्लेस करना पड़ेगा और वहाँ पर जिंक को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अगर मैं मानता हूँ कॉपर का साइज़ छोटा है और जिंक का साइज़ बड़ा है, तो ये अगर कॉपर हैं तो क्या ये जिंक इसकी जगह पर आ पाएगा? ये नहीं आ पाएगा, लैटिस में सेट नहीं हो पाएगा, मिस नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ के हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मैं आसानी से इस कॉपर को हटा सकता हूँ और इसकी जगह पर जिंक डाल सकता हूँ अगर ये साइज़ का डिफरेंस नहीं है। तो अगर साइज़ का डिफरेंस विद इन द रेंज ऑफ 15% हो, अगर जिन एलिमेंट्स से हम एलॉय बना रहे हैं, इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ साइज इन द रेंज ऑफ 15%, बहुत ज़्यादा नहीं 15% हो, तो दे कैन बी ईजीली अकोमोडेटेड इन द लैटिस ऑफ द पेरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। उसकी लैटिस में अकोमोडेट हो जाएंगे, मीन्स दे कैन रिप्लेस टू ईच अदर ईजीली एंड हैंस दे कैन फॉर्म एलॉय। सो कॉपर और हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जब आप सीरीज में जाते हैं तो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं एटॉमिक साइज़ के अंदर कि एटॉमिक साइज़ पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अप्रिशिएबल डिक्रीज है स्टार्टिंग में, और उसके बाद पीछे जाने पर अप्रिशिएबल डिक्रीज नहीं, बहुत कम डिक्रीज है, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज़ है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लास्ट में जब जाते फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मैग्नीज के बाद चलते हैं तो साइज़ के अंदर जो चेंजेज है वो नेग्लिजिबल है, बहुत मामूली सा चेंज होता है, that is within the range of 15%, and that's why they can easily replace one another from their lattice side and hence they can form alloy. So alloy जो फॉर्मेशन का कारण है वो क्या हो गया, उसके लिए आप क्या रीज़न लिखेंगे? इट इज़ बिकॉज द डिफरेंस ऑफ atomic radii of transition metals is within 15% and hence they can easily रिप्लेस वन अनदर, या ये कह लीजिए कि सब्सटीट्यूट वर्ड ज़्यादा बेटर है, दे कैन ईजीली सब्सटीट्यूट वन अनदर इन देयर लैटिस। सो लैटिस जो है उसमें आसानी से एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसलिए ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आप लोगों को पता ही हैं। एलॉय जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी जो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी नॉर्मली हाई होता है, रिएक्टिविटी कम होती है, नॉर्मली इनमें रस्टिंग नहीं होती है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एलॉय को तैयार करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो जो मॉडिफाइड सिलेबस है आपका
फॉर 2020-2021 के लिए जो सिलेबस मॉडिफाइड है उसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल ये है। वैसे तो इन जो नॉर्मल सिलेबस है उसके अंदर कंपाउंड्स ऑफ सम कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जिसमें पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट की स्टडी को भी इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सिलेबस है चेंज किया गया है जो कोविड-19 की वजह से, उसमें केवल यहाँ तक ही डी ब्लॉक एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया और उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी दी गई है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पहले करेंगे एज पर सिलेबस, ताकि इस साल का आपका जो सिलेबस है पहले वो कवर करवाया जा सके, और उसके बाद फिर हम बाद में पोटासियम क्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट